नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। लेखपाल का जैसे कि पेपर आपका 19 जून 2022 को प्रस्तावित है, तो उसी के लिए जो आपका ये ऑफिशियल सिलेबस है, इसके अकॉर्डिंग हम आपकी स्टार्ट कर रहे हैं तैयारी। इससे पहले हम काफी समय से प्रैक्टिस सेट करा रहे थे। प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी प्लेलिस्ट में मौजूद है, यदि आपको देखना है तो आप देख सकते हैं। निगेटिव मार्किंग जो है इसमें रहेगी, इस चीज का ध्यान रखने का। और कोर्स के अकॉर्डिंग ही अपने दिमाग में सारी चीजें रखिएगा कि कितने क्या समय में आपको सारी चीजें यहाँ पर करानी है। बाकी ये कोर्स हिंदी का है, ये मैथ का है, ये आपका जो है सामान्य ज्ञान का है, और यहाँ पर आपका ग्राम्य समाज और विकास का है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले सामान्य ज्ञान का जो कोर्स है उसमें जो आपका भारत का इतिहास टॉपिक यहाँ पर दे रखा है ये। और भारत के इतिहास के अंतर्गत आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक पक्षों की व्यापक जानकारी पर ध्यान, ये जो आपका चैप्टर है। आज के जो प्रश्न होंगे वो इन्हीं पर बेस्ड होंगे। धीरे धीरे फिर हम आगे और प्रश्नों को जब शामिल करेंगे तो भारत के इतिहास के अंतर्गत ही राष्ट्रीय आंदोलन वगैरह जो है वो उन प्रश्नों को भी देखेंगे। तो टोटल 50 प्रश्नों को हम यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे, और भारत के इतिहास टॉपिक के अंतर्गत 50 प्रश्नों के आगे ही हम बाकी प्रश्नों को भी प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे। तो लगभग 400 से ज्यादा प्रश्नों को हम यहाँ पर प्रैक्टिस जो है वो भारत के इतिहास टॉपिक जो है इसके अंतर्गत टॉपिक जो है वो प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। बस टॉपिक हमारे बदलते रहेंगे। भारत का इतिहास जैसे यहाँ पर है, तो और आगे के जो 50 प्रश्न देखेंगे तो वहां पर हमारा राष्ट्रीय आंदोलन वगैरह शामिल करेंगे, और हम आगे के प्रश्न देखेंगे। तो इस प्रकार से क्रम जो है वो चलेगा। तो पहली क्लास थी इसलिए मैंने सारी चीजें क्लियर कर दी। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। सबसे पहला प्रश्न कि प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत कौन सी संस्कृति है जिनको रखा जाता है कांस्य, लौह, पाषाण या फिर ताम्र। तो बताइए इन चारों में से कौन सा जो है वो आपका सही होगा। आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर पाषाण जो है वो सही होगा। पाषाण मतलब पत्थर होता है, तो प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत जो पाषाण है उन संस्कृतियों को रखा जाता है। दूसरा प्रश्न है मानव सभ्यता के विकास की पहली अवस्था जो है वो कौन सी थी। पशुचारण, शिकार, कृषि या फिर औद्योगिक। बताइए इन चारों में से कौन सा जो है आपका सही होगा। मानव जो सभ्यता है उसका विकास की जो पहली अवस्था थी, तो स्टार्टिंग में मानव क्या करता था, शिकार करके अपना भरण पोषण करता था। तो शिकार की अवस्था आपका ऑप्शन सही होगा। कुछ लोगों के दिमाग में यहाँ पर कृषि आ सकता है, तो कृषि बाद की बात है, यहाँ पर पहली अवस्था की जो बात है वो की गई है। उद्योग तो बिल्कुल भी नहीं होगा। पशुचारण तो पशुओं को पालना बाद में शुरू किया था, और उससे पहले जो है वो शिकार आपका आता है। तीसरा प्रश्न है प्रागैतिहासिक काल के उपकरण और हथियार किससे बनाए जाते हैं। लोहा, तांबा, कांसा या पत्थर। बताइए कौन सा सही होगा। और ये प्रश्न ऐसे हैं जो सभी एग्जाम में आपके आते हैं, चाहे सुपर टेट की भी आप तैयारी कर रहे हो, यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो, तो ये सब क्वेश्चन हर जगह आते हैं। तो आप इन प्रश्नों को किसी भी एग्जाम के लिहाज से देख सकते हैं, याद कर सकते हैं। आंसर की बात करते हैं तो प्रागैतिहासिक काल सबसे पहला प्रश्न ही देखा, वहां पर उपकरण और हथियार। अभी हमने पाषाण की बात की, तो पत्थर जो है उससे बनाए जाते थे, तो आपका डी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न आपका है कि प्राचीन जो मानव है उसने सबसे पहले किस पशु को पालतू जो है वो बनाया। बैल, कुत्ता, सिंह, घोड़ा। बताइए कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा। प्राचीन मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू जो है वो बनाया। आंसर की बात करते हैं तो कुत्ता जो है सबसे पहला पालतू पशु था। डी वाला, बी वाला ऑप्शन यहाँ पर जो है वो कुत्ता जो है वो सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है मानव ने आग का जो प्रयोग है वो सबसे पहले किस युग में जो है वो किया था। नवपाषाण काल, ताम्र पाषाण युग, मध्य पाषाण युग या फिर धातु युग। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि आग का प्रयोग सबसे पहले किस युग में जो है वो मानव ने स्टार्ट किया था। तो आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर नव पाषाण युग जो है ऑप्शन ए वाला आपका सही होगा। पर प्रश्न में हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जब भी बात होगी कि आग का जो प्रयोग है उसका प्रयोग की बात होगी, किसकी बात होगी, प्रयोग की बात होगी, तब आपका नव पाषाण काल सही होगा। परंतु अगर आपसे ये कह दिया जाए कि आग की जो जानकारी है वो किस काल में थी, तब आपका आंसर यहाँ पर बदल जाएगा, क्योंकि आग की जानकारी मानव को पूरा पाषाण काल से ही थी। यहाँ पर पूरा पाषाण काल ऑप्शन में नहीं दे रखा है, तो अलग से हम आपको लिख करके बता दे रहे हैं। पूरा पाषाण काल से ही जानकारी मानव को आग की थी। तो उसके अकॉर्डिंग आपका ये अगर पूछा जाएगा जानकारी के अकॉर्डिंग तो पूरा पाषाण काल। अगर आपसे ये कहा जाए कि मानव ने आग का प्रयोग सबसे पहले किस युग में किया, तो आप क्या कहेंगे, प्रयोग के आधार पर नव पाषाण युग सही होगा। छठा प्रश्न है कि मानव ने कृषि कार्य किस युग से जो है वो प्रारंभ किया। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो आपका ऑप्शन, तो मानव ने जो खेती है, कृषि है, वो आपका नव पाषाण युग से जो है वो प्रारंभ की, ये आपका सही होगा। क्वेश्चन एक ये भी पूछा जाता है कि भारत में व्यवस्थित कृषि का पहला साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ। तो मेहरगढ़ से जो है वो प्राप्त हुआ। किसका साक्ष्य,
आप कहेंगे व्यवस्थित कृषि का पहला साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ? मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है क्या कि चावल की जो खेती है, चावल की खेती का जो प्राचीनतम साक्ष्य है वो कहां से देखने को मिलता है? तो वो देखने को मिलता है कोल डिहवा इलाहाबाद से। कहां से देखने को मिलता है? कोल डिहवा इलाहाबाद। कहां से देखने को मिलता है? कोल डी, ये डी है, हाँ लिख गया है, कोल डिहवा, ये जो है आपका इलाहाबाद। अब इलाहाबाद का नाम अब प्रयागराज हो गया है, तो उस अकॉर्डिंग आप याद रख सकते हैं। सातवां प्रश्न आपका है कि मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग जो है वो किया गया? कांसा, तांबा, लोहा या फिर चांदी? बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का जो है वो प्रयोग जो है वो किया गया? आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर तांबा जो है वो सही होगा। मानव द्वारा सर्वप्रथम तांबा का जो प्रयोग है वो जो है वो किया गया था। कौन सी धातु थी? तांबा थी। याद रखिएगा, क्वेश्चन इस तरीके के ही आपके जो स्टार्टिंग का काल था वो वहां से पूछे जाते हैं। तो जिस प्रकार धातु पूछी जाती उसी प्रकार फसल भी पूछी जाती। तो मानव ने सर्वप्रथम किस फसल का जो है वो उपयोग किया था? बताइए इन चारों में से कौन सा सही होगा। जौ, कपास, गेहूं या चावल, कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो सर्वप्रथम जो फसल थी वो थी आपकी कपास की फसल। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर, यहीं पर हम गलत हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि कपास की जब बात होती है तब ये हम आपसे पूछ रहा होगा सिंधु घाटी सभ्यता की, पर यहाँ पर सिंधु घाटी नहीं पूछ रहा है, यहाँ पर तो पूछ रहा है सर्वप्रथम। तो सर्वप्रथम के आधार पर जौ आपका जो है वो सही होगा। तो मानव ने सर्वप्रथम किस फसल का उपयोग किया था? जौ आपका जो है वो सही होगा। कपास की जब बात होगी तब हम चले जाएंगे सिंधु घाटी सभ्यता के आसपास, और वहां पर बात होती है तब विश्व में सर्वप्रथम यहीं के जो निवासी थे उन्होंने कपास की, यानी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो निवासी उन्होंने कपास की जो खेती है, हड़प्पा सभ्यता है, उन्होंने कपास की खेती प्रारंभ की थी। और कपास के लिए जो मेसोपोटामिया है उसमें एक नाम दिया गया है, वो नाम है सिंधु शब्द नाम दिया गया है। तो आंसर कपास नहीं होगा, आंसर आपका जौ जो है वो सही होगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका नवा, कि नवपाषाण युग में चावल की खेती की प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिला? अभी ऊपर एक क्वेश्चन आया तो उसमें मैंने आपको बताया भी था, मेहरगढ़, कोलडीवा, बुर्जहोम, दैमाबाद। बताइए कौन सा सही होगा। चीजों को ध्यान से सुन रहे होंगे तो एक सेकंड में आप आंसर को टिक कर ले जाएंगे, बता ले जाएंगे। आंसर की बात करते हैं तो कोलडीवा आपका सही होगा। चावल की खेती की जब बात होगी, नवपाषाण काल की बात होगी, तब आप क्या कहेंगे? कोलडीवा। और मैंने बताया कहां पर, तो ये आपका इलाहाबाद, जिसका वर्तमान नाम प्रयागराज हो गया। 10वां प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की सभ्यता मानी जाती है? पूरा पाषाण काल, लौह काल, कांस्य काल या फिर महापाषाण काल? बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो आपकी कांस्य काल जो है वो उसमें मानी जाती है। तो कांस्य काल आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है, हड़प्पा की खुदाई सर्वप्रथम जो है वो कब प्रारंभ हुई थी? तो बताइए 1930, 1925, 1922 या 1921 में कौन सा जो है वो सही होगा। हड़प्पा की जो खुदाई है वो सर्वप्रथम जो है वो कब प्रारंभ हुई? आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो आपका 1921 ईस्वी में जो है आपका सही हो जाएगा। और 1922 ईस्वी में अगर आपसे बात की जाए तो हड़प्पा जो है उसके साथ आपको मोहन जोदाड़ो भी याद रखना है, मोहन जोदड़ो भी याद रखना है। तो देखिए हड़प्पा की खुदाई की बात करें तो 1921 में खोज किसने की थी? तो आप कहेंगे राय बहादुर दयाराम साहनी। पूरा नाम इनका है राय बहादुर दयाराम साहनी, ये जो है इनका पूरा नाम है। इन्होंने ही जो है उस समय जो निर्देशक थे, भारतीय पुरातत्व विभाग के निर्देशक थे सर जॉन मार्शल। तो सर जॉन मार्शल जो है उनके नेतृत्व में जो है वो खुदाई जो है वो प्रारंभ हुई थी और खोज जो है वो इन्होंने की थी। तो आप क्या कहेंगे? हड़प्पा नामक स्थल की खुदाई जो है वो करके इसी सभ्यता की खोज किसने की थी? तो दयाराम आपके साहनी। मार्शल जो है जो उस समय थे भारतीय पुरातत्व विभाग के निदेशक, उनके नेतृत्व में की थी। अच्छा 1922 की हमने बात की तो मोहनजोदड़ो की आपकी बात होती है, और मोहनजोदड़ो की खोज की बात करें तो किसने की थी? ये जो है वो राखल दास बनर्जी जो है उन्होंने की थी। किसने की थी? राखल दास बनर्जी। राखल दास बनर्जी नाम ध्यान रखिएगा, बस मेन दोनों के नाम ही हैं। अगला प्रश्न 12 कह रहा है, इनमें से किस स्थल को मृतकों का टीला भी के नाम से जाना जाता है? हड़प्पा, धौलावीरा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा? बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। तो मृतकों का टीला आप सभी जानते हैं किसको कहा जाता है, बिल्कुल आपका ऑप्शन मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। तो सी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। मृतकों का टीला जो है वो किसको कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। अगला है, मोहनजोदड़ो के टीले को खोजने का श्रेय किसको जाता है? बताइए। मोहनजोदड़ो अभी हमने ऊपर बताया 1922 सन बताया और आपको नाम भी बताया, और वही नाम यहाँ दे भी रखा है। तो कौन सा इनमें से सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो राखल दास बनर्जी। अच्छा आपको थोड़ी सी भी कंफ्यूजन हो
राखलदास बनर्जी और आपका दयाराम साहनी में। तो दयाराम में दया वर्ड आ रहा है और हड़प्पा में हड़प वर्ड आ रहा है, तो किसी को आप हड़पे जा रहे हैं, किसी का धन हड़पे जा रहे हैं, उस पर आपको दया नहीं आ रही, तो हड़प्पा को दया वर्ड से जोड़ लीजिए, तो दयाराम साहनी आप नहीं भूलेंगे। और जो दूसरा नाम बचा वो राखलदास बनर्जी, ऑटोमेटिक आपका मोहनजोदड़ो से जुड़ जाएगा। तो आपका पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 14। हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार का साक्ष्य कहां से जो है वो प्राप्त हुआ है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या धौलावीरा, बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो आपका विशाल स्नानागार की जब बात होगी तो मोहनजोदड़ो से जो है इसके साक्ष्य मिले हैं, तो यही आपका ऑप्शन सही होगा। विशाल स्नानागार के अलावा कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है, पशुपति की मूर्ति मिली है, पुरोहित आवास मिला है, सभा भवन यहाँ पर मिला, बहुत सी चीजें मिली, पर स्नानागार आपका फेमस है। अच्छा, वर्तमान स्थिति की अगर बात की जाए, अच्छा, कांसे की नर्तकी की जो मूर्ति है वो आपकी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी, पूछा बहुत जाता है, ये भी जरूर जो है वो ध्यान रखिएगा। तो ये सभी मैंने मोहनजोदड़ो वाले बता दिए। अगला 15 प्रश्न, इनमें से कौन सा सुमेलित जो है वो नहीं है, बताइए। हड़प्पा किस नदी के किनारे है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है, कालीबंगा और लोथल, चारों इंपॉर्टेंट लिखे हुए हैं और चारों की नदी आपको रटी होनी चाहिए। तो बताइए फटाफट से कौन सा सही होगा। वीडियो को सभी लोग शेयर करते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा, ताकि इसी प्रकार हम आगे भी आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन प्रश्न लाते रहें। और जितने हम प्रश्न यहाँ पर कराएंगे, कोशिश ये करेंगे कि हर टाइप का प्रश्न आपको करा दें, इसके बाहर से कहीं क्वेश्चन आपसे ना पूछा जाए। बस आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाला वीडियो आपसे मिस ना हो। आगे एग्जाम की अंतिम तारीख तक हम इसी प्रकार आपके लिए मेहनत करते रहें। तो 15 प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर, जो सुमेलित नहीं है आप कहेंगे तो वो है आपका लोथल। क्यों? क्योंकि लोथल जो है आपका सतलज नदी के किनारे जो है वो नहीं है, लोथल जो है वो आपका भोगवा नदी के किनारे है। किसके किनारे है? तो आप कहेंगे भोगवा नदी के किनारे है, और भोगवा के कारण ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न में कह रहा था सुमेलित नहीं है, तो बस सुमेलित नहीं है आपका यही ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि लोथल आपका सही हो जाएगा। बाकी सब रट लीजिएगा एकदम। हड़प्पा आप क्या कहेंगे? रावी नदी के किनारे है। उत्खननकर्ता दयाराम साहनी, बात मैंने की स्टार्टिंग में। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है, और राखलदास बनर्जी जो है इसके उत्खननकर्ता, और कालीबंगा जो है वो आपका घग्गर नदी के किनारे है, और कालीबंगा जो है इसके बीबी लाल और बीके थापर जो है उत्खनन करता है, पर नाम उनका इतना नहीं पूछा जाता है। नदियां आपसे पूछी जा सकती हैं, तो नदियां याद रखिएगा, कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे है। और आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है? तो रोपड़ आपसे हो सकता है पूछ लिया जाए, रोपड़ किस नदी के किनारे है? तो रोपड़ आपका जो है आपका सतलज नदी के किनारे है। रोपड़ किस नदी के किनारे है? तो आप कहेंगे सतलज नदी के किनारे है। तो बस इतना जो है वो याद रखिएगा, और भी अगर कोई आएगा तो हम प्रश्न के साथ साथ जानते हुए जो है वो चलेंगे। 16 प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ? धौलावीरा, लोथल, सुरकोटदा या चनहुदड़ो, बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। बताइए ऑप्शन एबीसीडी में से कि गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहां से जो है वो मिला है। आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन यहाँ पर लोथल जो है वो सही हो जाएगा। लोथल जो है इसमें गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला, युग्मित समाधान मिले, रंगाई के कुंड मिले थे, यहीं से हाथी दांत का पैमाना भी जो है वो मिला था। हाथी दांत का पैमाना भी कोई यूपी ट्रिपल का पेपर हुआ था, वहां पर कहीं देखने को मिला था क्वेश्चन। तो जो क्वेश्चन रिपीट होते हैं ना, वो तो आपके दिमाग में छपे होने चाहिए। हाथी दांत का पैमाना कहाँ से? तो लोथल। अच्छा, ये भी पूछ लिया जाता है क्या कि लोथल जो है उसके उत्खननकर्ता कौन थे? तो लोथल के उत्खननकर्ता थे रंगनाथ राव। कौन थे? रंगनाथ राव जो है वो उत्खननकर्ता थे, रंगनाथ राव। लोथल किस नदी के किनारे? अभी हमने बताया आपको कि भोगवा नदी के किनारे है। अच्छा, ये भी पूछा जा सकता है कि वर्तमान में स्थिति इसकी क्या है लोथल की? तो इसकी स्थिति वर्तमान में गुजरात का अहमदाबाद जिला है। कहाँ है? गुजरात का अहमदाबाद जिला। 17 प्रश्न, इनमें से कौन सी धातु है जिसका प्रयोग हड़प्पा के लोग नहीं करते थे? सोना, चांदी, कांसा या लोहा, बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। हड़प्पा के लोग जिसका प्रयोग जो है वो नहीं करते थे, तो आंसर की बात करते हैं, लोहा आपका सही हो जाएगा। लोहे का प्रयोग जो है वो नहीं करते थे हड़प्पा सभ्यता के लोग, तो बस आपका ऑप्शन डी वाला सही होगा। अगला देखते हैं। देखिए, नर्तकी की मूर्ति वाला क्वेश्चन आ गया, यही मैंने ऊपर आपको बताया भी था कि कौन से हड़प्पा सभ्यता स्थल से, किस हड़प्पा सभ्यता स्थल से काष्ठ नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा या चनहुदड़ो, बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। तो नर्तकी की मूर्ति ध्यान रखिएगा, पूछा भी जा चुका है किसी ना किसी एग्जाम में, तो मोहनजोदड़ो ही आपका सही होगा। काष्ठ नर्तकी की जो है वो मूर्ति, काष्ठ नर्तकी से ऐसे भी याद रख सकते हैं कि मोहनजोदड़ो होता है मृतकों का टीला, मरे हुए और उनको हमने दफना दिया, टीला बना दिया। तो काष्ठ नर्तकी की मूर्ति साथ में ही, उसमें जैसे आपका जो भी संबंधित राजा होते थे उनसे सोना चांदी सब होता था ना, वो भी जमीन में दफना दिया था। तो मान लीजिए कि नर्तकी की मूर्ति भी दफना के दी गई, तो थोड़ा सा मोहनजोदड़ो वर्ड से
जोड़ सकते हैं। 19 प्रश्न है, प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता है? प्राचीन मुद्रा कहते हैं, दिनार कहते हैं, आहत सिक्के कहते हैं या फिर स्वर्ण सिक्के कहते हैं, कौन सा सही होगा? तो प्राचीनतम जो सिक्के होते हैं उनको कहा जाता है आपका आहत सिक्के। क्या कहा जाता है? आहत सिक्के। याद रखिएगा, अच्छा प्रश्न है, बेहतरीन प्रश्न है। 20 प्रश्न है, हाथी गुम्फा अभिलेख, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। बताइए इसका संबंध किस राजा से है? रुद्रदामन, खारवेल, समुद्रगुप्त, अशोक। बताइए हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध किस जो है वो राजा से है? रुद्रदामन, खारवेल, समुद्रगुप्त, अशोक। आंसर की बात करते हैं तो ये जो है वो आपके खारवेल जो है इससे संबंधित है हाथी गुम्फा अभिलेख। 21 प्रश्न आपका, प्रयाग स्तंभ अभिलेख का संबंध किस राजा से है? समुद्रगुप्त या फिर चंद्रगुप्त या रुद्रदामन या फिर अजातशत्रु, कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा? तो आपको पता भी है कि उसके बारे में, इनके बारे में जो है वो प्रयाग स्तंभ अभिलेख से ही पता चलता है। और समुद्रगुप्त की जब बात होती है, जिनको क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और भारत का नेपोलियन जो कहा जाता है, इन्हीं को ही या इनके बारे में ही जो जानकारी मिलती है वो मिलती है प्रयाग स्तंभ अभिलेख से। अब सवाल ये उठता है, प्रयाग स्तंभ अभिलेख से, इसी को ही इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख कहते हैं, प्रयाग प्रशस्ति भी कहते हैं। और ये लिखा किसने है? सवाल क्या उठता है, ये लिखा किसके है? तो इन्हीं के दरबारी कवि थे जिनका नाम था हरिशेन। इनका क्या नाम था? हरिशेन। तो हरिशेन द्वारा जो है वो रचित है प्रयाग प्रशस्ति, या इसी को हम प्रयाग स्तंभ अभिलेख कहते हैं या इसी को इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख कहते हैं। तो समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख जो है इसमें किया गया है। क्लियर हुआ आपको? अच्छा, ये सोचिए समुद्रगुप्त से पहले कौन कौन से गुप्त साम्राज्य में राजा है? तो संस्थापक श्रीगुप्त था, जिसके बाद जो है आपका चंद्रगुप्त प्रथम आया, जिसने गुप्त संवत की शुरुआत की थी। फिर समुद्रगुप्त आया और इस तरीके से फिर चंद्रगुप्त द्वितीय आया। फिर इस तरीके से आगे चलते रहे। 22 प्रश्न है, सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किसने किया? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। गुप्तकालीन शासकों ने, मौर्यकालीन शासकों ने, यवन शासकों ने या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बताइए सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किसने जो है वो किया था? आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल यवन शासक जो थे उन्होंने सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किया था। तो यही आपका ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, यवन शासकों ने जो है वो लिखने का काम किया था। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 23 कि गर्तावास के साक्ष्य कहां से जो है वो मिले हैं? बुर्जहोम कश्मीर, चेचर बिहार, लोथल गुजरात, रोपड़ पंजाब। बताइए कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा? गर्तावास के साक्ष्य जो है वो कहां से जो है वो मिले हैं? तो ऑप्शन एबीसीडी में से आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन यहाँ पर बुर्जहोम कश्मीर जो है वो सही हो जाएगा। यहाँ से साक्ष्य जो है इसके मिले हैं। 24 नंबर प्रश्न है कि जुते हुए खेत के साक्ष्य कहां से मिले हैं? लोथल, कालीबंगा, हड़प्पा, चन्हूदड़ो। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा? जुते हुए खेत के साक्ष्य जो है वो कहां से जो है वो मिले हैं? आंसर की बात करते हैं तो ये आपका कालीबंगा जो है वो सही होगा। याद रखिएगा, ये भी अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन देखिए अधिकतर यही बन सकता है, या तो नदियों के किनारे से क्वेश्चन बन सकता है, या तो वहां से कोई साक्ष्य मिले उनसे क्वेश्चन बन सकता है, और या तो बहुत ज्यादा अगर कठिन कर दिया तो जो सन है उनसे बन सकता है। बाकी सन से इतनी जल्दी नहीं बनता है, नॉर्मल जो है उनके स्थान से जो है वो बन जाता है। तो आपका जुते हुए खेत जो है वो आपका क्या हो जाएगा? कालीबंगा जो है वो सही हो जाएगा। और कालीबंगा जो है किस नदी के किनारे है? तो ये हमने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया, घग्घर नदी के किनारे जो है आपका है। कौन सी नदी? घग्घर नदी। अगला प्रश्न 25 है, उस काल का कोई लिखित विवरण प्राप्त नहीं होता, उसे जो है वो क्या कहते हैं? नवपाषाण, पुरापाषाण, वैदिक काल या फिर प्राग ऐतिहासिक काल। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा? आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर प्राग ऐतिहासिक काल यानी कि डी वाला आपका सही होगा, क्योंकि सबसे प्राचीनतम काल है, कोई लिखित विवरण प्राप्त नहीं, अधिकतर चीजें सोच समझ के आप कह सकते हैं गैस की गई हैं, तो यही आपका सही हो जाएगा। अगला 26 प्रश्न है, आर्य भारत में सबसे पहले कहां बसे? सप्त सिंधु प्रदेश, गंगा यमुना दोआब, घग्गर, हकरापाट या फिर इनमें से सभी जगहों पर। बताइए कौन सा इनमें से सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो सप्त सिंधु प्रदेश आपका सही होगा, जाके आप कहेंगे कि आर्य भारत में सबसे पहले जो है वो सप्त सिंधु प्रदेश में जो है वो आपके बसे। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 27 की ऋग्वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता जो है वो कौन थे? अग्नि, विष्णु, इंद्र या वरुण। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो आपका सही होगा? ऋग्वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता जो है वो कौन थे? आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर इंद्र जो है वो सही होगा। याद रखिएगा इसको। तो ये आपके जो है वो किसके हो जाएंगे? ऋग्वैदिक काल के। पर अगर आपसे उत्तर वैदिक काल कह दिया जाए तब आपका क्या सही होगा? बताइए उत्तर वैदिक काल के देवता कौन थे आपके? तो आप क्या कहेंगे? उत्तर के वैदिक काल के देवता, प्रमुख देवता थे ब्रह्मा, जिनको प्रजापति भी जो है वो कहते हैं। जिनको क्या कहते हैं? प्रजापति। क्या कहते हैं? प्रजापति। और इसके अलावा विष्णु और रुद्र यानी कि शिव भी जो थे, पर यहाँ पर आपको एक प्रमुख तौर पर जो थे जिनका नाम जाना जाता है उनको याद रखिएगा।
अगला प्रश्न 28 कह रहा है ऋग्वेद में उल्लिखित जो नदियां हैं उनमें सबसे ज्यादा पवित्र नदी कौन सी थी? गंगा, सरस्वती, यमुना या सिंधु? अब बहुत से लोग क्या दिमाग लगाएंगे, ये सोचेंगे कि गंगा नदी को पवित्र माना जाता है तो वही होगी, तो ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि सरस्वती नदी आपकी सबसे ज्यादा पवित्र मानी जाती थी ऋग्वेद में। कौन सी नदी? सरस्वती नदी जो है सबसे ज्यादा पवित्र मानी जाती थी। बी वाला आपका ऑप्शन सही होगा। 29 प्रश्न ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? गाय, वृक्ष, माता या प्रकृति? बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। तो जो ऋग्वैदिक आर्य थे वो सबसे ज्यादा जो पूजा करते थे वो करते थे प्रकृति की सबसे ज्यादा पूजा। तो आपका डी वाला ऑप्शन सही होगा यहाँ पर, ऋग्वैदिक जो आर्य थे। तो ये ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं आपका कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में इनमें से किसका उल्लेख पहली बार मिलता है? अच्छा, ये ना करिएगा कि यहाँ 50 क्वेश्चन देख लिया उसके बाद सो गए जाके, मतलब इन 50 प्रश्नों को याद भी कर लीजिएगा। मेन उद्देश्य क्या होता है कराने का कि आपके दिमाग में वो चीजें बैठे, एक बार में नहीं बैठने, दोबारा देखिए, तिबारा देखिए, पर चीजों को याद कीजिए। तो बताइए ऋग्वेद के 10वें मंडल में इनमें से किसका उल्लेख पहली बार मिलता है? पुरोहित, शूद्र, सेनानी, सोमरस? कौन सा जो है वो इनमें से सही होगा? तो ऋग्वेद जो है ये आपका प्राचीनतम वेद है। सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछा जाता है, प्राचीनतम वेद कौन सा है? वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। तो इसमें से जो आपका ऋग्वेद है वो सबसे प्राचीनतम है। इसमें टोटल कितने मंडल हैं? तो टोटल 10 मंडल हैं। कितने सूक्त हैं? तो 1028 सूक्त हैं। इसी में ही यानी कि आपका जो ऋग्वेद है इसमें जो है वो गायत्री मंत्र का भी उल्लेख किया गया है। और गायत्री मंत्र का उल्लेख किसमें किया गया है, किस वेद में किया गया है? ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। अच्छा, जो गायत्री मंत्र है ये आपका जो है वो सूर्य से संबंधित, आपका सूर्य से संबंधित देवी जो सावित्री हैं उनको जो है वो संबोधित है। प्रश्न में जो पूछ रहा था कि किसका उल्लेख पहली बार मिलता है, इनमें से कौन सा सही होगा? तो इनमें से आपका शूद्र जो है वो सही होगा। ऋग्वेद के 10वें मंडल में किसका उल्लेख पहली बार मिलता है? तो शूद्र का जो है वो पहली बार उल्लेख मिलता है। और जो आपका उत्तर वैदिक काल था ना उसमें आपका, और जो ऋग वैदिक काल है उसमें, यानी कि दोनों में ही आपका ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इनमें समाज बटा हुआ था। इतना याद रखिएगा। अगला प्रश्न, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में? देखिए अभी बताया मैंने, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में? तो बस अभी बताया और अभी फटाक से ट्रिक बता दीजिए, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद या सामवेद? तो सबसे जो प्राचीनतम है ऋग्वेद। बिल्कुल आपने सही सोचा, ऋग्वेद आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला है ऋग्वेदिक आर्यों की भाषा क्या थी? द्रविड़, संस्कृत, पाली या प्राकृत? बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। ऋग्वैदिक आर्यों की जो भाषा थी वो आपकी जो है वो संस्कृत भाषा थी। तो संस्कृत में जैसे ऋग्वेद, आप समझ रहे ना कि जो ऋग्वैदिक काल था उसमें कैसा साहित्य चलता था, तो उसमें अधिकतर चीजें जो है गुरुकुल वगैरह में पढ़ाई जा रही हैं, तो उससे आप थोड़ा सा जोड़ सकते हैं कि संस्कृत भाषा चलती थी। बड़े बड़े जो वेद होते थे वो संस्कृत भाषा में लिखे जाते थे, तो संस्कृत को वहां से आप जोड़कर याद रख सकते हैं। तो भाषा कैसी थी? संस्कृत। अगला, इनमें से प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद? तो मैंने बताया, अभी बताया, तो बिल्कुल ये तो गलत नहीं करेंगे आप, ऋग्वेद आपका सबसे प्राचीनतम है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस वेद की रचना गद्य और पद्य दोनों में की गई है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद? कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा, जिसमें किस वेद की रचना गद्य और पद्य दोनों में जो है वो की गई है? आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर यजुर्वेद जो है वो सही हो जाएगा। कौन सा? यजुर्वेद। ये एकमात्र ऐसा वेद है जिसकी रचना गद्य और पद्य दोनों में की गई है, और ये जो है वो आपका कर्म कांड प्रधान ग्रंथ के रूप में जो है वो जाना जाता है। और ये जरूर ध्यान रखिएगा, जो ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, यजुर्वेद जो है आपका गद्य और पद्य दोनों में जो है, दोनों से जो है वो संबंधित है। अच्छा, ये एक यहाँ पर या यजुर्वेद या वर्ड लिखा है, इससे आप ये भी समझ सकते हैं कि युद्ध वगैरह से भी जो है ये संबंधित है। जैसे सामवेद जो है वो संगीत से संबंधित है, और यजुर्वेद युद्ध से संबंधित है, और जो अथर्ववेद है वो आपका जादू टोना हो गया, टोटका हो गया, ये सबसे संबंधित है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में, ऋग्वैदिक काल में विनिमय के माध्यम से किसका प्रयोग किया जाता है? विनिमय क्या होता है? विनिमय मतलब होता है जैसे आप सामान लेने दुकान पर जाते हैं, रुपए देते हैं, उसके बदले सामान लेते हैं। तो पहले ऐसा नहीं होता था, पहले होता था वस्तु विनिमय। मतलब आपको चाहिए चावल, सामने वाले के पास गेहूं है, तो आपने कुछ चावल दिए, उसके बदले गेहूं लिए, और वो आपका कहलाता था वस्तु विनिमय। तो वही कह रहा है कि ऋग्वैदिक काल में विनिमय के माध्यम से किसका प्रयोग किया जाता था? भूमि का, मुद्रा का, दास का या फिर गाय का? कौन सा इनमें से सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो गाय का यूज किया जाता था विनिमय के लिए। अगला देखते हैं आपका 36 नंबर प्रश्न, ऋग्वैदिक काल की सबसे प्राचीन राजनीतिक संस्था जो है वो कौन सी थी? सभा थी, समिति थी, विद्वत थी या परिषद थी? बताइए इनमें से कौन सा जो है वो आपका सही होगा। ऋग्वैदिक काल की सबसे प्राचीन राजनीतिक संस्था, आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो आपका सभा जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा।
सबसे प्राचीन राजनीतिक संस्था जो है ऋग वैदिक काल की जब बात होगी तो आपकी सभा जो है वो हो जाएगी। 37 नंबर प्रश्न आपका है, इनमें से कौन सा युग्म गलत है, सुमेलित नहीं है, वो आपको बताना है। नदियों के प्राचीनतम नाम दे रखे हैं, उनके आधुनिक नाम दे रखे हैं। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है। तो बताइए, वितस्ता क्या झेलम नदी का नाम था? बिल्कुल सही है, इसको रट लीजिए, झेलम नदी बहुत महत्वपूर्ण है। तो वितस्ता जो है वो झेलम नदी का नाम है, प्राचीन नाम हुआ करता था और यही आपको याद रखना है। और प्रश्न में पूछ रहा है नहीं है तो ये तो आंसर नहीं होगा। फिर कह रहा है विपाशा व्यास नदी का, ये भी याद रखिएगा। विपाशा किसका है? व्यास नदी का है, इसको भी याद रखिएगा, ये भी आपका सही है। परुष्णी जो है वो रावी नदी का प्राचीनतम नाम है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। और यहाँ पर कुंभा दे रखा है, सुवास्तु जो है इसका नाम है, तो ये गलत है। ये जो है वो काबुल आधुनिक नाम है कुंभा का, तो काबुल आपका जो है यहाँ पर सुवास्तु की जगह होना चाहिए। तो आंसर आपका यहाँ पर डी वाला सही नहीं है, तो ये आपका गलत है, तो आपका डी वाला आंसर सही होगा। और ये भी आप याद रखिए, वो आपकी एक है नदी सतलुज नदी, सतलज नदी जिसको हम बोल देते हैं। पहले आप देखेंगे तो उसका नाम सतलुज प्राचीनतम नाम के तौर पर ना कहकर कई जगह नाम ही सतलुज लिख दिया जाता है। बाकी सतलुज नदी के प्राचीनतम नाम की बात करें, नदियों के प्राचीन नाम की बात करें तो सतुद्री जो है इसका प्राचीनतम नाम था, तो इसको भी याद रखिएगा। तो यही आपके चार इंपॉर्टेंट हैं। सतलुज का प्राचीनतम नाम सतुद्री था, झेलम का प्राचीनतम नाम वितस्ता है, व्यास का प्राचीनतम नाम विपाशा है, रावी का प्राचीनतम नाम परुष्णी है। रावी का परुष्णी, व्यास का विपाशा, झेलम का वितस्ता, सतलुज का सतुद्री। 38 नंबर प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन थे? इंद्र, विष्णु, प्रजापति या शिव? तो मैंने दोनों बताए थे। मैंने बताया कि ऋग वैदिक काल की अगर बात करें तो आपके प्राचीनतम नहीं, सबसे महत्वपूर्ण जो देवता थे वो थे आपके इंद्र। सर्वाधिक महत्वपूर्ण इंद्र को माना जाता था, उसके बाद फिर अग्नि और वरुण आते थे। महत्वपूर्ण आपको याद रखना है इंद्र को। और जब उत्तर वैदिक काल की बात होगी तो इन चारों में से आंसर की बात करते हैं। तो अभी मैंने बताया ब्रह्मा आपका सही होगा, जिनको प्रजापति भी कहा जाता है। तो ऑप्शन में प्रजापति दे रखा है, तो प्रजापति के साथ जाएंगे। ब्रह्मा दिया होता तो ब्रह्मा के साथ जाते, तो आंसर यहाँ पर यही आपका ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। और 39 प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल के जो लोग थे उन्होंने किस धातु की खोज जो है वो की थी? लोहा, कांसा, तांबा, चांदी। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। उत्तर वैदिक कालीन जो लोग थे उन्होंने किस धातु की खोज जो है वो की थी? आंसर की बात करते हैं इन चारों में, तो लोहा आपका जो है वो सही होगा। उत्तर वैदिक कालीन लोगों ने लोहे की खोज सबसे पहले की थी, तो ये ध्यान रखिएगा, लोहे की खोज सबसे पहले उत्तर वैदिक कालीन लोगों ने की थी। अगला है, भारत का आदर्श राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? कंठोपनिषद से, मुंडकोपनिषद से, छांदोग्य उपनिषद से या फिर ऋग्वेद से? बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो आपने कई बार सुना होगा इसको, मुंडकोपनिषद से लिया गया है भारत का आदर्श राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते। 41 प्रश्न आपका है, कौन सा वेद है जिसमें संगीत विद्या का वर्णन किया गया है? मैंने अभी बताया सा से संगीत, सा से कौन सा वेद है? वही आपका सही होगा, सा से साम वेद है, तो साम वेद आपका संगीत से संबंधित है। दोनों में सा है तो ऐसे जोड़ सकते हैं। ऐसे ही मैंने अभी यजुर्वेद भी बताया, या से यजुर्वेद, या से युद्ध, तो या दोनों क्या है उससे जोड़ सकते हैं। और अथर्ववेद आपका जादू टोना, टोटका, जादू टोना, सोना मोना, इससे संबंधित है, तो ये आपका जो है वो इससे सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 42 प्रश्न, वेदांगों की संख्या कितनी होती है? बताइए 2, 4, 5 या 6, कौन सा सही होगा? वेदांग होते कौन कौन से हैं? तो आपका एक होता है शिक्षा, कौन सा होता है? मेरे साथ बोलते चलिए, समझते तो चलिए ही चलिए, साथ में बोलते भी चलिए, ताकि बोलने से चीजें आपके थोड़ा दिमाग में बैठे हैं। तो सबसे पहला कौन सा होता है? शिक्षा। टोटल होते कितने हैं वो हम बाद में बताएंगे, तब तक आप कमेंट में बताइए कौन सा सही होगा। तो शिक्षा हो गया, फिर आपका जो है वो कल्प हो जाएगा, 2 हो गए, फिर आपका व्याकरण हो जाएगा, 3 हो गए। शिक्षा कल्प व्याकरण, शिक्षा कल्प व्याकरण, मेरे साथ बोलिए, शिक्षा कल्प व्याकरण। उसके बाद आपका निरुक्त हो जाएगा, चौथा आपका कौन सा हो गया? निरुक्त हो गया। चौथा आपका के बाद पांचवा हो जाएगा आपका छंद, और छठा हो जाएगा आपका ज्योतिष। तो ये 6 होते हैं जो आप क्या कहेंगे? वेदांग होते हैं। आंसर कौन सा सही हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो बस याद रखिएगा वेदांग की संख्या कौन सी? 6 है। अब ये नहीं क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 6 लिखिए, क्वेश्चन मैंने आज क्यों बताया इन 6 के नाम, क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है इनमें से कौन सा वेदांग नहीं है। वहां पर ऑप्शन में शिक्षा, व्याकरण, कल्प और चौथा कुछ और दे दिया, तब आप क्या करेंगे? तो इसलिए थोड़ा सा सुनते चलिए। कई बार क्या होता है कि आपने एक बार देख लिया आंखों के सामने, तो 4 ऑप्शन में से आप काट ले जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय पुराणों की संख्या कितनी है? 18, 108, 111 या 28? बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। तो आपको याद रखना है वेदांगों की संख्या आपकी 6 है, और जब पुराणों की बात होगी तो पुराणों की संख्या आपकी 18 है। कितनी है? आपकी 18 है। और जब बात होगी उपनिषदों की, किसकी? उपनिषदों की, तब आपका आंसर 108 होगा। तो उपनिषद आपसे पूछा जाए तो भी ध्यान रखिएगा। तीनों चीजें मैंने एक साथ बता दी, एक बार मेरे साथ फिर से। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108 है। वेदांग की संख्या कितनी है? 6 है। और आपका पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है।
अच्छा, आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि पुराणों में सबसे प्राचीनतम पुराण कौन सा है, सबसे प्रामाणिक पुराण कौन सा है, तो आप क्या कहेंगे? मत्स्य पुराण है। कौन सा पुराण है? मत्स्य पुराण है। तो मत्स्य पुराण आपको याद रखना है। और विष्णु जी के 10 अवतारों का उल्लेख जो है इसी मत्स्य पुराण में किया है। आपने सीरियल अवश्य देखा होगा बचपन में, इसमें विष्णु जी के 10 अवतारों को दिखाया गया है, तो उसमें जो वर्णन है वो इस मत्स्य पुराण में किया गया है। 44 प्रश्न है। इनमें किसे धर्म शास्त्र भी जो है वो कहा जाता है? वेद, पुराण, गीता, स्मृति, कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा? धर्म शास्त्र भी जो है वो कहा जाता है। आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल डी वाला यानी स्मृति जो है वो सही हो जाएगा। इसको धर्म शास्त्र की संज्ञा भी जो है वो दी जाती है। इसको स्मृति को। 45 प्रश्न है। ब्रह्मा विद्या का संबंध किस वैदिक साहित्य से है? वेद, उपनिषद, स्मृति या पुराण? बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। ब्रह्मा विद्या का संबंध किस वैदिक साहित्य से जो है वो है? आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर उपनिषद जो है वो सही हो जाएगा। ब्रह्मा विद्या का संबंध जो है वो आपका उपनिषद से जो है वो होता है। अगला प्रश्न आपका है, न्याय दर्शन प्रवर्तक किसे माना जाता है? कपिल, पतंजलि, जैमिनी, गौतम? कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा? न्याय दर्शन का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो न्याय दर्शन की बात करें तो आप क्या कहेंगे? न्याय दर्शन का जो है वो गौतम जी को जो है वो माना जाता है। अच्छा, सांख्य दर्शन की बात करें, सांख्य दर्शन का रचयिता किसको कहा जाता है? तो कपिल को कहा जाता है। कपिल को क्या कहा जाता है? सांख्य दर्शन कहा जाता है। कपिल को क्या कहा जाता है? कॉमेडी नाइट विद कपिल देखते हैं आप? बिल्कुल देखते हैं। और उसको आप याद रखिए कि गिनतियां जो है वो नहीं आती हैं, गिनतियां भूल जाता है। ऐसे थोड़ा सा जोड़ लीजिए, संख्या से कपिल को जोड़ लीजिए तो सांख्य दर्शन कपिल आप ऐसे याद रख सकते हैं। पतंजलि आप जानते हैं योग दर्शन से संबंधित है, योगा इतना कराते हैं तो वो तो आप समझ ही सकते हैं, ये तो कभी जीवन में नहीं भूलेंगे आप। जैमिनी जो है ये जो है आपके रचयिता हैं, और ये किस दर्शन से संबंधित है? तो ये पूर्व मीमांसा से संबंधित है। किससे संबंधित है? पूर्व मीमांसा। किससे संबंधित? पूर्व मीमांसा। जब पूर्व मीमांसा से संबंधित जैमिनी है तो उत्तर मीमांसा से संबंधित कौन है? तो उत्तर मीमांसा से संबंधित जो आपके हैं वो है बादरायण। कौन है आपके? बादरायण। कौन है आपके? बादरायण जो है वो आपके उत्तर मीमांसा से संबंधित है। सभी क्लियर हुए? एक आपका यहाँ पर जो नहीं लिखा है वो आपका वैशेषिक नहीं लिखा है, वो भी हम आपको बता देते हैं। कौन सा नहीं लिखा है? वैशेषिक नहीं लिखा है। वैशेषिक जो है आपका कड़ाद से संबंधित होता है। इसके रचयिता कौन है? इसके रचयिता कड़ाद है, या इनका ही नाम उलूक देखने को जो है वो मिलता है। तो सांख्य दर्शन, मेरे साथ एक बार दिमाग में सारी चीजें रिपीट कीजिए। देखिए, सांख्य दर्शन तो आप कहेंगे कपिल। सांख्य दर्शन के रचयिता कौन है? तो कपिल है। फिर योग दर्शन के कौन है? तो आप कहेंगे पतंजलि है। न्याय दर्शन के कौन है? तो न्याय दर्शन प्रश्न में पूछा गया था तो आप कहेंगे इसके गौतम है। और गौतम बुद्ध जी को आप जोड़ लीजिए न्याय से, कि वो न्याय बहुत अच्छा करते थे, तो न्याय दर्शन को जोड़ सकते हैं। फिर पूर्व मीमांसा की बात करें तो उसके जामुन है, और उत्तर मीमांसा की बात करें तो आपने ऊपर लिखा था तो इसके जो है वो बादरायण है। और वैशेषिक की बात करते हैं तो आपके कड़ाद या उलूक है। तो इतने आपको केवल 6 याद रखने हैं जो कि आपके षड दर्शन के नाम से जाने जाते हैं, उनके रचयिता। 47 प्रश्न है कि योग दर्शन का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो अभी मैंने बताया बाबा रामदेव, दयानंद सरस्वती या पतंजलि या गौतम। पतंजलि आपका सही होगा। बहुत लोग यहाँ बाबा रामदेव टिक कर देंगे, गलत हो जाएगा, याद रखिएगा रामदेव नहीं है। योग दर्शन के जो है वो पतंजलि हैं। पतंजलि के कर्मों के कदम पर बाबा रामदेव जो है वो चल रहे हैं। 48 प्रश्न है, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? अब यहाँ पर देखिए कैसे गलती होती है। कुछ लोग सोचते हैं जैन धर्म है, बिल्कुल, तो उसके संस्थापक महावीर स्वामी होंगे। अब यहाँ पर आप बिल्कुल गलत हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वास्तविक जब वर्ड यूज किया जाएगा तब आप यहाँ पर सही है, महावीर के साथ जाएंगे। अगर केवल संस्थापक पूछ लिया जाए तब आप महावीर स्वामी के साथ नहीं जाएंगे। यहाँ पर तो महावीर ही आंसर होगा क्योंकि वास्तविक वर्ड यूज किया गया है। मेरा कहने का मतलब था, ये चीज ध्यान रखिएगा, आपने वास्तविक नहीं लिखा है, केवल लिखा हो संस्थापक किसे माना जाता है, तब आप महावीर जी को टिक नहीं करिएगा। तो आंसर की बात करते हैं, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक थे महावीर स्वामी। पूरा नाम क्या है? महावीर स्वामी। पर अगर केवल संस्थापक की बात हो तो ऋषभ देव को जाना जाता है, और ऋषभ देव पहले तीर्थंकर के रूप में भी जाने जाते हैं। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो आप कहेंगे ऋषभ देव थे। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी जो है यही आपके 24वें तीर्थंकर थे। इन्हीं को वास्तविक संस्थापक के रूप में जाना जाता है। अच्छा, 23वें जो थे, देखिए इसको मैं रब कर रहा हूँ, जो पार्श्वनाथ लिखा है ना, ये आपके 23वें तीर्थंकर थे, तो ये भी ध्यान रखिएगा। ये 23वें थे, महावीर स्वामी जी 24वें थे, ऋषभ देव जो है वो पहले थे। यही 3 पूछे जाते हैं, बस इतना याद रखें काफी है। अच्छा, थोड़ा सा अगर बात करें महावीर स्वामी जी की, जब बात ही हुई है तो थोड़ा सा इनके बारे में भी बात कर लेते हैं कि महावीर स्वामी जो है इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था कुंडग्राम में, वैशाली में।
पिता का नाम क्या था इनके? तो सिद्धार्थ था। माता का नाम क्या था इनका? तो त्रिशला था। पिता सिद्धार्थ, माता त्रिशला और पत्नी इनकी कौन थी? तो वो यशोदा थी। इनके अगर बात करें कि निर्वाण इनको कहां प्राप्त हुआ था, तो पावापुरी में जो है वो निर्वाण प्राप्त हुआ था। 49 प्रश्न सेकंड लास्ट है इस वीडियो का। जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर कौन थे? यही क्वेश्चन अभी मैंने बताया, तो आसानी से आप बता ले जाएंगे, महावीर स्वामी थे। बस यही आपका सही हो जाएगा। अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखते हैं। इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक नए प्रश्न पूछते हैं कि पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने कौन सा 5वां व्रत जो है वो जोड़ा था? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, सत्य, अस्त्य, सत्य या अस्त्य, बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। इसके अलावा चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके अवश्य जुड़ जाइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक तो सभी लोग अवश्य कर दीजिएगा। आपके लिए सारी मेहनत की जा रही है, इसी प्रकार और भी बेहतरीन से बेहतरीन हम प्रश्न आपको प्रैक्टिस कराते रहें। और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, जो भी लेखपाल की मुख्य परीक्षा जो है वो देंगे, ताकि सभी तक वीडियो पहुंच सके। तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर ब्रह्मचर्य जो है आपका सही हो जाएगा। कौन सा सही होगा? आप कहेंगे ब्रह्मचर्य जो है आपका सही होगा, जिसको आप 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी जो है उन्होंने 5वां महाव्रत जो है वो जोड़ा था। वैसे आपके 5 महाव्रत है कौन से? तो एक आपका सत्य है, एक आपका अहिंसा है, एक अस्त्य है, एक अपरिग्रह है और एक आपका ब्रह्मचर्य है। तो यहाँ पर जो नहीं लिखा है वो अहिंसा आपका नहीं लिखा है, बाकी तो सब लिखे ही हैं। तो सभी प्रश्न हमारे समाप्त। अब एक प्रश्न आपके लिए भी, और सभी लोग अपना कमेंट में स्कोर अवश्य बताइएगा। टोटल हमने 50 प्रश्न कराए, 50 में से कितने प्रश्न आपने जो है वो सही किए, ताकि मुझे भी पता चले कि आप कैसे क्या तैयारी कर रहे हैं, कितने आप प्रश्न सही कर रहे हैं। तो आपके कमेंट का सभी का इंतजार रहेगा कि 50 में से आप कितने प्रश्न सही कर पाए। अपना स्कोर अवश्य जो है वो बताइएगा। तो अब इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है, जिससे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक नए प्रश्न पूछते हैं कि महात्मा बुद्ध जी ने अपना पहला उपदेश कहाँ जो है वो दिया था? लुम्बिनी, बोधगया, कुशीनगर या सारनाथ? तो इन चारों में से कौन सा सही होगा? अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा, और इसका आंसर हम अगले 50 प्रश्न कराएंगे अगली वाली क्लास में, तो उसमें हम इसका आंसर आपको जो है वो देंगे। तो सभी लोग अपना आंसर अवश्य बताइएगा, अपना स्कोर अवश्य बताइएगा। तो आज में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।